नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रन न्यूज और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम ने आयरलैंड का बैंड बजाते हुए सीरीज तो अपने नाम कर ली, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में सांसें थम गई थी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि आयरलैंड इस मुकाबले में भारतीय टीम को चौंका देगी, लेकिन अंत में उमरान मलिक ने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा। उससे ठीक पहले संजू सैमसन और दीपक हुड्डा ने इस बात को तय किया कि एक ऐसा बड़ा स्कोर वो आयरलैंड के सामने रखेंगे जहां से वो आयरलैंड को चारों खाने चित कर पाए। लगभग कहानी वैसी थी जो जिसके स्क्रिप्ट वीवीएस लक्ष्मण और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लिखी थी, लेकिन इस स्क्रिप्ट का ऐसा क्लाइमैक्स होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब इस क्लाइमैक्स पे बातचीत करेंगे, साथ ही 2 मैचों की सीरीज से क्या कुछ हासिल हुआ भारतीय टीम को, उस पर बातचीत करेंगे। और गेंदबाजी क्या वाकई एक ऐसा फैक्टर निकलकर सामने आया जिस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर के साथ साथ अभी कमेंट्री कर रहे हैं इस सीरीज में सबा करीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे आप देखते हैं आयरलैंड इतना नजदीक पहुंच जाएगा कि सिर्फ 4 रन का अंतर रह जाएगा हार और जीत के बीच में? सरप्राइज हुए थोड़े जिस तरह से आयरलैंड ने अप्रोच किया और जिस तरह से हमने गेंदबाजी की? प्लेजेंटली सरप्राइज राजीव, और अच्छा लगा ये देख करके एक इमर्जिंग नेशन की टीम ने इतने टफ फाइट दिया भारत को, जिनकी बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा सक्षम है। स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने एक यंग टीम को इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। टी20 में किस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, चेस करते समय किस तरह से आपको मैच को आगे ले जाना है, वो सारी चीजें नजर आई हैं आयरलैंड की बल्लेबाजी में। सबसे अच्छी ये बात रही आयरलैंड के लिए कि उनको अच्छी शुरुआत मिल गई। जो पहले के जो पावर प्ले है उसमें उन्होंने ढेर सारे रन बना लिए। पॉल स्टर्लिंग और उनके कप्तान बाल्बिनी ने शानदार बल्लेबाजी की। उसके बाद हैरी टेक्टर ने फिर से एक बार अच्छी बल्लेबाजी की। फिर अंत में डॉकरल भी मौजूद रहे विकेट पर, उन्होंने पूरा प्रयास किया। तो ज्यादा कमियां तो मुझे नजर नहीं आई हैं इस समय भारतीय गेंदबाज। देखिए, इस तरह का विकेट था, डायमेंशन बहुत छोटे थे ग्राउंड के। अगर आप चेस कर रहे हैं और अगर आपको उसकी उस तरह की शुरुआत मिल जाती है तो रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। पर हाँ, ये आपको पता चल गया है कि अगर विकेट सपाट मिलेगी इंग्लिश कंडीशंस में तो फिर वहां पर रन रोकना उतना आसान नहीं होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल। और सबा भाई, क्योंकि गेंदबाजी से चर्चा की हमने शुरुआत की है, दोनों ही मैचों में थोड़ा सा तो आप भी अनईजी हुए होंगे कि पहले हम 110 रन बनवा देते हैं आयरलैंड से जब छोटा मैच होता है 12 ओवर का मैच। फिर दूसरे मैच में ऑलमोस्ट 226 रन चेस कर दिया था आयरलैंड ने। तो विकेट चाहे जैसा भी हो, आपको अपने आप को उस विकेट के हिसाब से तो ढालना ही पड़ेगा। पहले मैच में हार्दिक पांड्या और आवेश खान की पिटाई हुई, वहां पे चहल थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कर पाए। दूसरे मैच में हम देख रहे हैं कि लगभग सभी गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार पे अटैक हुआ। फिर हर्षल पटेल पूरी तरह से ऑफ कलर नजर आ रहे थे। फुल टॉसेस, बहुत ढेर सारी ऊपर गेंदें, क्रूशियल मोमेंट्स में नो बॉल डालना। रवि बिश्नोई का कुछ हाल ऐसे ही था, इतने हाफ ट्रैकर हमने देखे उनके हाथ से बॉल निकल नहीं रहा था। थोड़ा सा सरप्राइज या थोड़ा सा अलार्मिंग फैक्टर आपने देखा बॉलिंग में, खास तौर से हमारे टीम की? थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर तो जरूर था राजीव। ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्कोर के करीब ही पहुंच पाएगा आयरलैंड, विशेष करके दूसरे मैच में। देखिए, पहले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी हुई थी। अंत में आयरलैंड द्वारा 3 विकेट गिरने के बाद वहां से उन्होंने रिकवर किया। तो ये एक दो एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है भारत के लिए कि क्या हम बीच के ओवर्स में विकेट क्यों नहीं ले पाते हैं, या फिर एक 3 या 4 विकेट गिरने के बाद भी हम क्यों अलाउ कर देते हैं किसी टीम को एक प्रकार के स्कोर तक पहुंच पाना। दूसरे मैच में जो हुआ वहां पर ज्यादा चिंताएं हैं राजीव, क्योंकि अगर अगर सपाट विकेट है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी टीम आपके सामने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दे, जो कि देखने को मिला। विशेष करके भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 40 से ऊपर रन दिए। हर्षल पटेल के साथ भी वही हुआ। मैं मानता हूं कि अक्लेमेटाइज करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा भारतीय सीमर्स को, क्योंकि विकेट जो है सपाट जरूर था पर कंडीशन बहुत ज्यादा विंडी थे, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है वहां पे राजीव। तो उतना आसान नहीं होता है एशियाई गेंदबाजों को सेटल होना। क्योंकि अब देखिए, हर्षल पटेल की अगर हम बात कर ले राजीव, तो वो ज्यादा विश्वास रखते हैं वेरिएशन में, स्लोअर डिलीवरीज में। पर अगर आपके ठंड इतनी ज्यादा हो रही है तो फिर फिंगर्स को रोल करना सीम के ऊपर उतना आसान होता नहीं है। रवि बिश्नोई के साथ भी वही हुआ। और सिर्फ ये भारतीय बॉलर्स के साथ नहीं था। आपको याद है कल जॉश डेलैनी, जो उनके लेग स्पिनर है, वो कितना ज्यादा हाफ ट्रैकर बॉल डाल रहे थे। तो रिस्ट स्पिनर के लिए बहुत कठिन हो जाता है इन प्रकार की कंडीशन में बॉलिंग करना। पर उसके बावजूद मुझे उम्मीद थी कि जो स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है वो 160 170 के अंदर भी अगर हम उनको सीमित कर लेते तभी मुझे प्रसन्नता होती कि भाई जिस तरह का विकेट है, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पर अगर एक बार बल्ला चलने लगा तो रोकना बड़ा कठिन हो जाता है टी20 के फॉर्मेट में।
तो हाँ, ये एक एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है राजीव, और मुझे विश्वास है कि इस पर ज़रूर काम करना होगा भारतीय टीम को। समा भाई, आपने 2 मैचों में इमरान मलिक को गेंदबाजी करते देखा। जो मैं देख पाया, या तो वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे या एकदम फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे। वो हार्ड लेंथ मिसिंग थी, जो हार्ड लेंथ हमने आईपीएल में देखा। क्या रीजन आप देख रहे हैं? ये प्रेशर है इंडियन टीम में खेलने का, या बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि या तो आप छोटा डाल रहे हैं, एकदम आगे डाल रहे हैं, बैट्समैन प्रिपेयर है कि आपने छोटी डाली तो अगली आप आगे डालेंगे, और बैट भी उसी हिसाब से चल रहा था। ये ये क्या एक प्रोसेस होना चाहिए इमरान मलिक जैसे गेंदबाजों के लिए, कि आप हार्ड लेंथ जो आप डाल रहे हैं आईपीएल में, आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे आपने गेंदबाजी ही नहीं की दोनों मैच में? हाँ, इस पर बात भी हो रही थी कल कमेंट्री में जी। राजीव के जो सही लेंथ है इमरान मलिक का, वो है हार्ड लेंथ पर बॉल डालना। कल वो कर नहीं पा रहे थे, या तो आपने सही कहा, या तो ऊपर डाल रहे थे, कुछ ज़्यादा ही फुल लेंथ हो जा रही थी तो ड्राइव करना आसान हो जा रहा था, या फिर शॉट डाल रहे थे इस तरह के विकेट पे, तो वहाँ पे पुल शॉट या हुक लगाना काफ़ी आसान है वो भी डाउन द लेग साइड, वहाँ पे तो आपको बस गति का इस्तेमाल करने की देर होती है। तो यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पे मेहनत करनी होगी, और ये एक प्रोसेस है राजीव, कि कंडीशन जहाँ पर अलग हो जाते हैं वहाँ पर सही लेंथ पिक करना, सही लेंथ पर बॉलिंग करना, यही तो महारत है जो अभी भी मुझे लगता है सीखना बाकी है उमरान मलिक के लिए, क्योंकि हर विकेट का लेंथ अलग होता है, हर बल्लेबाज के लिए लेंथ अलग होता है। तो वहाँ पे अगर आप जल्द से जल्द एडजस्ट कर लें तो फिर आपको सुविधा होती है। और यही काम होता है बॉलिंग कोच का, ये बताना कि भाई इस विकेट पर ये हार्ड लेंथ है आपके लिए, और उस हार्ड लेंथ पर जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना, जो कि कल मैच में देखने को मिला नहीं। अगर आप हार्दिक पांड्या के पहले 1-2 ओवर पर ध्यान देंगे राजीव, तो उनकी कोशिश यही थी कि वो हार्ड लेंथ पर ही बॉल डालें, और पहली जो 5 गेंद उन्होंने डाली अपने पहले ओवर की सारी हार्ड लेंथ थी। ये अलग बात है कि अंतिम गेंद पर वो छक्का खा गए, शॉर्ट डिलीवरी डाल दी थी। तो सही लेंथ पिक करना एक बॉलर के लिए बहुत बड़ा काम होता है, जो कि उमरान मलिक अभी तक कल के मैच में देखने को मिला नहीं। समा भाई, लेंथ भले ही पिक ना कर पा रहे हो उमरान मलिक या हार्दिक पांड्या की एक आध गलती हो, लेकिन गेंदबाज आपको लग रहा है सही पिक किया था आखिरी ओवर के लिए? क्योंकि मैं जो टीवी पे देख पा रहा था कि अपनी कैप और चश्मा वो दे चुके थे अंपायर को, यानी आखिरी ओवर वो खुद फेंकने जा रहे थे, लेकिन अचानक इशारा हुआ कि आप उमरान मलिक से कराए आखिरी ओवर। तो डिसीजन ये ठीक था। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो जिस तरह से शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे हैं, 2-3 एज लगेंगे तो मैच हार जाएंगे, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था। और एक चीज जो मैंने महसूस की सब भाई, इसी से कंटिन्यू करके आप जवाब भी दे दीजिएगा, कि अपने टेक ऑफ पॉइंट में थोड़ा रुक रहे हैं, आईपीएल में रुक नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो फ्लुएंट जो रनअप होता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। वो जब जंप लेने की पोजीशन में आते हैं वहां हल्का सा हेजिटेट हो रहा है, और इसी वजह से स्पीड उनकी शायद 140-45 के बीच में रह जा रही है। यही तो चैलेंजेस हैं ओवरसीज कंडीशन में बॉलिंग करने का राजीव, कि आपको रिदम सही होना चाहिए, आपको लेंथ पिक करना होता है, सही लेंथ पर आपको बॉलिंग करनी होती है। कल मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत वो जो जो रिदमिक उनका एक्शन होता है, रिदमिक जो उनकी डिलीवरी स्ट्राइड है, जो एग्जैक्टली, रनअप हाँ। है, उसमें थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि ऊंच नीच हो रही थी, जिसकी वजह से वो रिदम उनको मिल नहीं पा रहा था, और इसी वजह से परेशानी हो रही थी। पर अंतिम ओवर अगर आप इस तरह के गति वाले पेस बॉलर को देंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा, जो कि कल के मैच में देखने को मिला। उसमें 2-3 डॉट बॉलें जो डाली वो इस वजह से हो पाई क्योंकि उनके पास गति है, और एक्स्ट्रा स्पीड का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। और कल मैं बैठ के कई सारे अपने कमेंटेटर्स के साथ भी बात कर रहा था, चाहे वो अजीत आगरकर हों या फिर विवेक राजदान हो। सबका ये मानना है जिन्होंने उनको सामने से देखा है बॉलिंग करते हुए, बोला ये जो पेस बॉलर बहुत ज़्यादा रैपिड है, मतलब गिरने के बाद बॉल जो है और तेज गति से निकलती है। कल का विकेट और पहले पहले मैच का भी विकेट जो है वो थोड़ा धीमा है, ऑफ द विकेट उसमें पेस कम है, स्पॉन्जी सा तो लग फिर रहा था। आसानी हो जा रही है। जी। हाँ, आसानी हो जा रही है थोड़ी बैटर्स को बल्लेबाजी करने में, जहाँ विकेट में थोड़ी गति मिलेगी वहाँ और परेशानी होगी बैटर्स को खेलने में। लेकिन विकेट चाहे जैसा भी रहा हो दोनों मैच में सभा भाई, दीपक हुड्डा ने ऐसा लग रहा है आयरलैंड को अपना लैंड बना लिया था। जिस तरह की बैटिंग की, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के वो सामने आ गए अपनी अप्रोच की वजह से। हाँ, दावा ठोक दिया है यहाँ पर दीपक हुड्डा ने जी। राजीव। ना ही उन्होंने रन्स बनाए, पर जिस प्रकार से उन्होंने रन हाँ, बनाए हैं, इंटेंशन जो थे अगर उनके। आप दूसरे दूसरे बॉल बैटर्स को भी देखेंगे भारत की तरफ से, तो ऐसा लगता है कि कई बार वो कंट्रोल देखने को मिला नहीं है। पर दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी में पहले मैच में भी और कल के मैच में भी वो सारे के सारे शॉट्स जो उन्होंने लगाए, एक तो ऑथेंटिक शॉट्स थे, जिस जी। तरह से वो स्टेप आउट भी कर रहे थे, उनकी बॉडी की पोजीशन को अगर आप वॉच करेंगे तो बॉडी पोजीशन काफ़ी लाजवाब थी। कभी ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने अपना बॉडी का जो पोस्चर है खेलते समय वो बिगड़ सा गया हो, या बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारने के प्रयास में वो जो बॉडी का जो संतुलन है वो बिगड़ गया हो। हर एक शॉट जो उन्होंने लगाए वो लाजवाब रहे देखने में, क्योंकि उनको शरीर का संतुलन जो था वो उन्होंने मेंटेन करके शॉट्स लगाए।
तो ऑथेंटिक क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिल रहा है दीपक हुडा के बल्लेबाजी में। शॉर्ट बॉल पर वो अच्छा खेल रहे हैं, उसके साथ-साथ पेस बॉलर स्टेप आउट करके खेल सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है राजीव, आपने सही कहा। अब ये नेशनल टीम के लिए, क्योंकि अगर आपको नंबर 3, नंबर 4 पर इस तरह का खिलाड़ी मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? 182 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है सब भाई उन्होंने। ये दर्शाता है कि एक तो अपने स्ट्राइक रेट को किस तरह से वो मेंटेन रख रहे थे, और जो आप बात करें फुटवर्क का, और जिस तरह से वो एल्बो उनका आ रहा था फास्ट बॉलर को, जो उन्होंने सामने छक्का मारा है निकल के, वो बहुत ही दर्शनीय था। और खासतौर से जब लेटर स्टेज में, पहले उन्होंने पावर प्ले में अटैक किया, फिर लेटेस्ट स्टेज में, यानी गियर बदलने की कला भी वो जानते हैं, और ये दिखाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट कितने साल खेलने का जो अनुभव है वो कितना काम आ रहा है उनके। हाँ, लिमिटेड ओवर्स में शानदार बल्लेबाजी की है उन्होंने डोमेस्टिक जी। लेवल पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और उसके साथ-साथ तकनीक सही है, पावरफुल हिटर हैं, पावरफुल स्ट्राइकर हैं, टाइमिंग अच्छा वो बरकरार रखते हैं, और ये एक तरह से टर्न अराउंड रहा है दीपक हुडा के करियर में। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की पहले राजस्थान के लिए खेलते समय, और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वही फॉर्म को उन्होंने यहाँ पर भी आगे दिखाया है। तो बहुत ही अच्छा संकेत है दीपक हुडा के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने अब सिलेक्टर्स को बता दिया है कि उनको ड्रॉप करना बहुत कठिन रहेगा। आप 11 में उनको खिलाएं ना या ना खिलाएं, पर उनकी जगह बनती है अब कम से कम 15 में। आने वाले जो मैचेस होने वाले हैं इंग्लैंड में, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक के सामने अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं एक बड़े ग्राउंड में, तब उनका दावा और ज्यादा ठोस होने वाला है राजीव। समझ भाई, लेकिन विकेट कीपर्स का क्या करेंगे आप? अब संजू सैमसन आए, उन्होंने क्लासिक बैटिंग कर दी, 183 के स्ट्राइक रेट से 73 रन बना दिए। लंबी फौज विकेट कीपर बल्लेबाजों की भारतीय टीम में होती चली जा रही है, और पता नहीं क्यों जो जितना क्रिकेट में थोड़ी बहुत समझता हूँ समय भाई, मुझे बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही क्लीन हिटर लगते हैं संजू सैमसन जब अपने रंग में खेलते हैं। कंटेंशन उनका भी आप देख रहे हैं, अगर इसी तरह के कंसिस्टेंट पारियां वो खेलते हैं, हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ पता नहीं उनको मौका मिले ना मिले, बट जो उनका शॉर्ट सिलेक्शन था और जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट वो मेंटेन रखते हैं, कैसे आप देखते हैं संजू सैमसन की दावेदारी को? अब देखिए, हमेशा से उनकी दावेदारी मुझे तो लगता है कि स्ट्रांग रही है। जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, कितने साल से वो आईपीएल खेल रहे हैं, कितने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम्म। और इतना ज़्यादा प्रभावित किया है उन्होंने। उनके साथ तो परेशानी जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार बात भी की है, वो है निरंतरता की कमी। पर अब धीरे-धीरे मुझे लगता है वो मैच्योरिटी देखने को मिल रही है। हम्म। कीपिंग अच्छी करते हैं, आउटफील्डर अच्छे हैं, बल्लेबाजी जिस तरह से उन्होंने कल दिखाई, ये दर्शा रहा है कि वो अच्छे फॉर्म में हैं। यहाँ पर तो एक तरह की मुझे लगता है कि फौज तैयार हो रही है विकेट कीपर बैटर्स की, और बैटर्स की भी राजीव। जी। अब किसको आप खिलाएंगे, किसको नहीं खिलाएंगे, जिसको मौका मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चुनौती बहुत ज्यादा है यहाँ पर चयनकर्ताओं के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको टीम पिक करनी होगी। पर अभी भी बहुत ज्यादा समय है, ये बहुत हम्म। बहुत जल्दी होगा ये इस पर चर्चा करना कि कौन कहाँ तक पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ कंटेंशन। पर अभी तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे इन सभी खिलाड़ियों को। ये सब में एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन दिनों टी20 का ट्रेंड बदल रहा है। अब आप 120-30 के स्ट्राइक रेट से खेल के मैच नहीं जिता सकते हैं। आयरलैंड ने प्रूव कर दिया। आयरलैंड जैसी छोटी टीम का इंटेंशन देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, जिस तरह से पॉल स्टर्लिंग और बलब्रिन जो उनके कैप्टन थे, उन्होंने स्टार्ट किया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि 226 चेज कर रहे हैं, और ये दर्शाता है कि छोटी छोटी टीमें ये समझ गई हैं कि आपको 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी ही पड़ेगी, खासतौर से पावर प्ले में। तभी आप बड़ी टीमों को बड़े मौके पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे हरा पाएंगे। हाँ, और इसीलिए मुझे हमेशा से लगता है कि टी20 एक लाजवाब फॉर्मेट है नई टीमों के लिए अपने आप को प्रूव करने का। कल आयरलैंड ने वही किया भारत के विरुद्ध। एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने इतना ज़्यादा क्लोज मैच ले जाना, ये अद्भुत पारी रही आयरलैंड की। और आपने सही कहा कि जो टी20 की जो बैटिंग है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और सबसे बड़ा परिवर्तन स्ट्राइक रेट का ही है कि आप किस गति से रन बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, उसका उसका फायदा नहीं है। उतना आप किस फायदा गति से रन बना रहे हैं, आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीम को वैल्यू, ये देखने वाली बात होती है। पॉल स्टर्लिंग ने क्या किया, 9 या 12 या 15 गेंदों में उन्होंने 40 रन बना दिए। है। जी। बल्बिनी ने कुछ उसी प्रकार की बैटिंग की। तो अगर आप इस तरह की बैटिंग करेंगे तभी आपकी टीम को फायदा होगा, चाहे आप पहले बैटिंग कर रहे हो या फिर सेकंड हाफ में बैटिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत कम समय है आपको। और वो कंसोलिडेशन का जमाना चला गया कि विकेट गिर गया तो फिर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। विकेट गिर गया तो दबाव आपको वापस डालना होगा गेंदबाजों के ऊपर और विपक्षी बॉलर्स के ऊपर, तभी तो आपको फायदा होगा, तभी तो आप मैच में बने रहेंगे। तो नहीं तो फिर आप मैच में बहुत ज्यादा बाहर हो जाएंगे। तो भाई, आपने दबाव की बात की, मुझे लग रहा है दीपक हुड्डा, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दबाव उनपे बढ़ता जा रहा है जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं हमारे यंगस्टर्स इन दिनों।
मुझे लगता नहीं है कि दबाव बढ़ रहा है उनके ऊपर। हाँ, दबाव ये बढ़ रहा है कि उनको भी अब इसी प्रकार से बैटिंग करनी होगी। हाँ, जी जी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे तीनों टॉप ऑर्डर बैटर के लिए राजीव, चाहे वो रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली क्यों ना हो, कि आप अगर आपको, चूंकि नंबर 1, 2, 3 जो जो नंबर्स होते हैं, जो बैटिंग पोजीशंस होते हैं, वही डिसाइड करते हैं मैच का फेट कई बार। और वो तब डिसाइड होता है कि आप किस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं, किस गति से आप रन बना रहे हैं। जी तो वो निर्भय होकर बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। और ये बहुत इसी की मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले जो 3 T20 मैचेस हैं इंग्लैंड में, वो देखने के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जी। भारत के जो रेगुलर 3 टॉप 3 बैटर्स हैं वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। सबा भाई, T20 की क्योंकि आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो उन टीमों के लिए जो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इन दिनों क्लीन हिटर्स की तो बात होती है, लीन हिटर्स की बात होने लगेगी कुछ दिन में। जिस तरह से दीपक हुड्डा है, हार्दिक पांड्या है या संजू सैमसन, सारे लीन बॉडी वाले हैं लेकिन बहुत बड़े शॉट्स खेलते हैं। अब इसके पीछे क्या आप रीजन देखते हैं? एक तरफ पॉल स्टर्लिंग जैसे थे, जिनको लग रहा था वो पहलवान टाइप बॉडी लेकर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे लीन हिटर्स हैं, एक तरफ क्लीन हिटर्स। तो क्या ये लड़ाई आने वाले टाइम में लीन हिटर्स वैसे क्लीन हिटर्स तो नहीं होने जा रही है? अब हिटर्स की जरूरत है, चाहे अब लीन हो या फिर फैट हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है राजीव। जी बॉल को मारना चाहिए और फिर वो स्टैंड में देखना चाहिए। जी अब हमारे जो प्लेयर्स है इतने ज्यादा फिट हैं, अपने अलग से ड्रिल्स करते हैं ये पावर हिटिंग का। आपने देखा हार्दिक पांड्या को कितने शानदार तरीके से वो बेस बनाते हैं शॉट खेलने के लिए। हाँ और एक नया प्रकार का शॉट उन्होंने इजाद किया है, वो जो whip करते हैं, जी। जिससे इतना ज्यादा वो पावर उनका कहना है राशिद खान से सीखा है उन्होंने, वो नागिन शॉट बोलता है हाँ, अब देखिए उसको। कहाँ से सीखा है उन्होंने और कितना ज्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं। तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ेगा अपने बल्लेबाजी में, क्योंकि जी जो बॉलर है वो आपको इतनी भली भांति जानता है तो आपकी स्ट्रेंथ पर बॉलिंग नहीं करेगा। आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है अपने अपने बल्लेबाजी में, जो इस समय देखने को मिल रहा है। तो मुझे तो ये चाहिए कि इसी प्रकार के लीन और फिट खिलाड़ी भारतीय टीम में रहे जो कि इस प्रकार की बैटिंग कर सकते हैं। सवा भी आखिरी सवाल, टीम गेंद्स की अगर बात करें, क्या कुछ गेंद रहा आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में? सबसे बड़ा गेंद तो दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी है। जी दूसरा गेंद मुझे अभी भी लगता है भुवनेश्वर कुमार की वापसी जो हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा आने वाले समय में। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या का ओवरऑल प्रदर्शन, एक कप्तान के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में, एक गेंदबाज के रूप में, हमें एक सिक्स बॉलर की ज़रूरत है भारतीय टीम में। और वो आसानी से वो पूरी जो रोल है वो अदा कर सकते हैं, चाहे अंत में आपको 1 या 2 ओवर ही डालना पड़े। पर अगर आपके पास हार्दिक पांड्या जैसा बैटिंग ऑलराउंडर हो तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक सवा भाई तमाम एनालिसिस के लिए और इस सीरीज के बारे में ढेर सारी बातचीत करने के लिए। सवा भाई के व्यूज आगे भी हम लेते रहेंगे, क्योंकि सवा भाई टेस्ट मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला बड़ा टेस्ट मैच, दुनिया भर की निगाह इस टेस्ट मैच पे टिकी है, उस पर भी हम सवा भाई के पूरे एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए और सवा भाई आपके सवालों के जवाब भी देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।